तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें बेसिकली जो बच्चों स्टडी करना है मेनली वो किसको करना है, फोर्स को करना है, ठीक है। और फोर्स भी कौन सी फोर्स, आगे चल के आपको पता चलेगा कि कौन सी फोर्स बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा स्टडी करनी है या अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा किस फोर्स की हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो एनएलएम में न्यूटन्स लॉज हैं जिनको आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बात समझ में आई? मैं प्योरली कॉम्पिटिटिव पढ़ाऊँगा, अभी आप ये मत समझना कि मैं एकेडमिक के नोट्स लिखवाऊँगा, नोट्स मैं आपको अलग से दे दूँगा, लेकिन आप बेसिकली इसको अच्छे से समझो, है बेटा। थोड़ा आगे जाइए, आपको हवा लगेगी, है ना, लग रही है हवा, है? आप भी थोड़ा आगे जाओ, इसको खिड़की बंद कर लीजिए चाहे तो, क्योंकि धूप आएगी वरना। ठीक है, ओके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में, अभी फोर्स को हम स्टडी करेंगे बाद में। फर्स्ट लॉ पढ़ते थे, सेकेंड लॉ पढ़ते थे, और बेटा कौन सा पढ़ते थे, थर्ड लॉ। ये बेसिकली 3 लॉज हैं न्यूटन्स के जो न्यूटन ने दिए हैं। हाँ, तो सबकी डेफिनेशंस हैं, हम जानते हैं। पहला लॉ बात किसके बारे में करता है, किसके बारे में करता है, हाँ किसके बारे में, किसके बारे में है? पहला, इसको समझ ली बहुत अच्छा था। पहला लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है? रीजन इनर्शिया देता है वो बाद में अपनी एक बात का, लेकिन बेसिकली क्या करता है वो फोर्स को डिफाइन करता है। तो पहला लॉ डेफिनेशन देता है फोर्स की। दूसरा लॉ क्या देता है? दूसरा लॉ इवैल्यूएट करता है किस चीज को, फोर्स को। दूसरा लॉ फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाता है हमें। तीसरा लॉ क्या बताता है? तीसरा लॉ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक बताता है। किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक बताता है? फोर्स की बताता है। तो ये तीनों लॉ फोर्स के बारे में बात करते हैं। तीनों लॉ किसके बारे में बात करते हैं? फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। पहला लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, दूसरा लॉ इवैल्यूएट करना सिखाता है, फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाता है। तीसरा लॉ क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब डिफाइन करने का मतलब क्या है? डिफाइन करने का क्या मतलब है? डिफाइन करने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा। अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। हालांकि स्टेशनरी रहना और चलना ये दोनों चीजें रिलेटिव हैं, ये बात याद रखिएगा, है ना। अभी थोड़ी देर में हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो कैसा रहेगा? मूविंग ही रहेगा, अनलेस देयर एग्जिस्ट ए फोर्स। और ये फोर्स भी कैसी है? फोर्स एक्चुअली में ये फोर्स खाली फोर्स ना लिखकर हमको क्या लिखना चाहिए? नेट फोर्स। अगर कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? अगर पहले से रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, और पहले से चल रहा है तो चलता रहेगा। उसके रुके रहने में और चलते रहने की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कोई नेट फोर्स ना आ जाए उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहेगा। क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब यह है, हमें यहां पर पहला लॉ डिफाइन करता है फोर्स को कि फोर्स होती क्या है, फोर्स का एग्जिस्टेंस हमें क्या करता क्या है हमारे जीवन के अंदर। तो फोर्स का एग्जिस्टेंस क्या करता है? रुकी हुई चीजों को चला देता है, चलती हुई चीजों को रोक देता है या उनको टर्न कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर फोर्स है, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करेगा? रुकी हुई को चला देगा, चलती हुई को रोक देगा,
या फिर चलती हुई को और एक्सेलरेट कर देगा, डिसेलरेट कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा या कम कर देगा, या क्या करेगा, या उनके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो कुल मिला के अगर कोई फोर्स यानी कि नेट, जब भी अब मैं बोलूंगा फोर्स, देयर एग्जिस्ट ए फोर्स, जब भी अब मैं बोलूंगा, अगर मैं नेट वर्ड बोलना भूल भी जाऊं तो आप लोग यही समझना कि नेट फोर्स के बारे में बात हो रही है। नेट फोर्स क्या होती है अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर कोई नेट फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगी ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, अगर रुका हुआ है तो चलने लगेगा, चल रहा है तो या तो तेज चलने लगेगा या हल्का चलने लगेगा, या फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा या रुक जाएगा। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, फोर्स के पास होती है। तो फोर्स होगी तो वो क्या करेगी, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगी। स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत। अच्छा भैया ठीक है, और फोर्स का मतलब नेट फोर्स, ठीक है। अभी नेट फोर्स के बारे में एवेल्युएट किसको करता है, फोर्स को, है। दूसरे लॉ में हमने क्या पढ़ा, दूसरे लॉ में हमने ये पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो पढ़ा। यही दूसरा लॉ भी है, ये बात याद रखना। दूसरा लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये नहीं है, इक्वेशन तो सही है ये, लेकिन ये दूसरा लॉ नहीं है। दूसरा लॉ क्या है, ये जो ऊपर लिखा है बिना इक्वल के साइन के, समझ में आ रही है बात, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पे डेल्टा टी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लगाइए बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला पहली बार आया है फिजिक्स में। फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लॉ में यहां पर पहली बार देखने को मिलता है, इसलिए इस इक्वल टू के, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम डायरेक्ट इक्वल के साइन में बदल सकते हैं, और यहां एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। समझ में आ रही बात, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अरे बोलो समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन P अपॉन चेंज इन T। तो कैलकुलेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। कौन सी फोर्स है ये बच्चों, जरा जल्दी से बताओ, नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये, नेट फोर्स है। नोट कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक किस चीज की भाई, फोर्स की। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सपोज करो कि कोई वॉल है, ठीक है, और ये कोई आदमी है जो बेसिकली इस वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, या इस ब्लॉक को पुश कर रहा है ना, और इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द मैन, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द मैन। बात समझ में आई। तो ये ब्लॉक भी इस मैन के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक भी इस मैन के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन द मैन बाय द ब्लॉक, ठीक है। और ये जो FMB होगी, ये एग्जैक्टली बराबर होगी किसके, FBM के, एक्सेप्ट विद दिस निगेटिव साइन, अपोजिट होगी ये फोर्स। कैसी होगी, अपोजिट होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये फोर्स कैसी होगी, अपोजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फोर्स की, कि अगर कहीं कोई फोर्स लग रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने लगाने वाले पर भी उतनी ही अपोजिट फोर्स लगाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये 3 लॉ थे जिनकी मैंने थोड़ी सी आपको समराइज किया है, जिनको एक्सप्लेन किया है, इनको आपको अच्छे से समझना है। आगे चल के इनका यूज होगा कंसेप्ट्स के अंदर, ये कहीं से लिखवाया नहीं जाएगा, आपको ये बात याद रखना, इनका कंसेप्ट्स के अंदर यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये नोट कर लिया सेकंड। चलिए
फोर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और। अब फोर्स की टाइप्स क्या होती हैं ये नहीं लिख पा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है, ये मैं आपको जस्ट नोट्स दूंगा, वो काफी है। अब तो खाली यहां पर कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। फोर्स होती क्या है? पुश या पुल इफेक्ट। अच्छा, जब भी मैं फोर्स बोलूंगा आपको क्या समझना है? नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, और नेट फोर्स ही नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चेंज इन मोमेंटम होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सपोज करिए एक ब्लॉक है बी, ओके, सपोज करते हैं ये 10 kg का है। कितने kg का है? 10 kg का, राइट। इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगती है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर इस अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स लगती है। आपसे पूछा जाता है ये जाएगा कहां, ये जाएगा कहां? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी ब्लॉक गिवन है उसके ऊपर सारी फोर्सेस बनाते हैं। कैसी फोर्सेस बनाते हैं? सारी फोर्सेस बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस सारी फोर्सेस को ब्लॉक के ऊपर बनाने को हम क्या बोल देते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए हम ये पता लगा देते हैं कि नेट फोर्स एक्चुअली में है किधर की तरफ, और वो फोर्स के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सारी फोर्सेस बना दें, इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम इफेक्टिवली किस चीज का डायग्राम है? फोर्सेस का वेक्टर डायग्राम है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कितने केजी का है? 10 kg का, राइट। इसको एक सेंटर पर सुकेड़ के रखते हैं, ठीक है। 10 kg का मास है। इधर की तरफ फोर्स बोलो 10 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स बोलो 10 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट है, इसको ग्रेविटी खींचेगी तो नीचे की तरफ क्या होगा इसका? मास इनटू जी, पुट टी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज 10 kg, hence it will be equal to 100 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 100 न्यूटन है। ये क्योंकि रखा हुआ है किसी टेबल पर, है ना, सपोज करो ये बेसिकली एक टेबल पर रखा हुआ है, तो इस टेबल से ये टच में है तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। जो ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट लगाएंगे इसके ऊपर ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? कैसे लगाएंगे? ऊपर की तरफ। कितने लगाएंगे? कितनी लगाएंगे? क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं। क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स उतनी लगेगी जितनी ये लग रही है। इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। एंड नॉर्मल n की जगह n1 बोल देते हैं क्योंकि यहां पर भी n आ रहा है। ये n1 किसके बराबर होगा? ये भी बेसिकली 100 न्यूटन के बराबर होगा जितना ये दे रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर सारी फोर्सेस बन गई इस ब्लॉक के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? इस डायग्राम को FBD बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो निकालेंगे। हाँ भाई, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो x डायरेक्शन में कितनी न्यूटन? x डायरेक्शन में कितनी न्यूटन? फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, दिस इज प्लस 10 न्यूटन, सारी फोर्सेस को जोड़ देंगे, इट इज माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। क्या समझ में आ रही बात? तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। अच्छा भाई, y डायरेक्शन में फोर्स बोलो। फोर्स इन y डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन ऊपर की तरफ कैसी है? प्लस 100 न्यूटन। नीचे की तरफ कैसी है? माइनस 100 न्यूटन। यहां पर भी कितने? 0 न्यूटन। टोटल फोर्स निकालेंगे। टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कैसे निकालें? क्या होगी? नेट फोर्स, F नेट। F नेट किसके बराबर होती है? देखो एक डायरेक्शन Z भी होगा, Z ये वाला डायरेक्शन होगा अंदर और ये बोर्ड के बाहर। बात समझ में? तो F नेट कैसे होती है?
एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट। बात समझ में आती है? एफ नेट किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है। कितनी आ गई भाई? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और एफ जेड तो है ही 0 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? ये समझ में आया या नहीं? छोटी सी बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होती है कि सारी फोर्सेस को आप एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट कर लीजिए। सारी फोर्सेस को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? एक्स वाई और जेड। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा क्या करता हूं? चेंज करता हूं। ध्यान से देखना, मैं इसको 10 से 8 न्यूटन कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं? 8 न्यूटन। ठीक है, 10 से 8 न्यूटन। तो अब मैं दोबारा एफ एक्स निकाल लूं। एफ एक्स में ये तो 10 है, 10 न्यूटन है। ये कितनी हो जाएगी? तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगी, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगी। कितनी आएगी? 2 न्यूटन आ गई। अच्छा, वाई डायरेक्शन को छेड़ा है क्या मैंने? नहीं छेड़ा ना, तो ये अभी भी वैसे ही रहेगा जैसे यहां पर था, 0 न्यूटन। ठीक है। जेड डायरेक्शन को छेड़ा है, वो अभी भी कैसा रहेगा? 0 न्यूटन। तो एफ नेट कितनी आ जाएगी? एफ नेट कितनी आ जाएगी? जरा जल्दी से बताओ। 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगी वो? कैसी फोर्स है ये? पॉजिटिव। तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स कैसी आ जाएगी? इस डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन आ जाएगी। राइट। इसका मास कितना बेटा? मास है 10 kg। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? मास अपॉन फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? इतनी आई है 2, मास कितना है? 10 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? तो जब एफ नेट आ जाएगी तभी एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। एफ नेट नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे। ओके, नोट करो इसके बारे में। हाँ भाई, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। हम बहुत सारी बात ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन की बात करते ही नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड में ही खेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही 2D पिक्चर में आएगा हम फौरन से डायरेक्शन भी करने लगेंगे। डायरेक्शन की बात हम काइनेमेटिक्स में जब वो पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें दोनों डायरेक्शन की बात करते थे वेलोसिटी निकालते में, या नहीं करते थे? ठीक। यूनिट क्या होती है फोर्स की? यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, एमकेएस। एसआई यूनिट होती है एमकेएस में। बात समझ में आई? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट क्या होगी? ये कौन सी है? एमकेएस। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट में किलोग्राम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। तो 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा ये, 10 की पावर 3 ग्राम। और मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे, इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड को सेकंड स्क्वायर ही लिखते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा ये भाई? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बोलो जरा, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? पता है? नहीं पता? याद रखना आज के बाद। इसी को ही डाइंस बोलते हैं। डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, खाली डाइंस। डाइंस is the unit of force in CGS in SI units। बात समझ में? SI यूनिट है। सिस्टम कौन सा है? CGS। सिस्टम भी SI यूनिट ही है।
सिस्टम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम, और उसके अंदर कौन सा तरीका, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, नोट किया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट यूनिट में क्योंकि हम डायमेंशन पढ़ लेते हैं, डायमेंशन पढ़ाया था, याद है, फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, याद रखना है, MLT-2। इतना काफी अभी फोर्स के बारे में जानने के लिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। बात समझ में आई, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं हम, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में तोड़कर। M रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मास को। देखो यूनिट क्या चीज है इसकी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए हमने क्या यूज किया, M। ये मीटर किस चीज की यूनिट है, लेंथ की, L। और ये S स्क्वायर, S किसकी यूनिट है, S स्टैंड्स फॉर सेकंड एंड इट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। तो बेसिकली नीचे क्या बैठा हुआ है, T स्क्वायर। T को ऊपर उठा के लिखेंगे MLT-2, नोट किया। तो MLT-2 क्या चीज है, डायमेंशन। डायमेंशन को शो करने के लिए हम ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला। डायमेंशन के लिए कोई सा भी ब्रैकेट नहीं लगा देंगे, ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। हर चीज की एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसका मतलब तो जर्नल ब्रैकेट हो गया, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। डायमेंशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो यहां पर आप लिख भी लेंगे फॉर डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। हमेशा के लिए एक कहानी खत्म। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़े। हाँ भाई, few more important points regarding force। फोर्स के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, इससे पहले कि हम डिटेल में बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है। ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी क्या है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तीसरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किस जगह पर लग रहा है। बात समझ में आई। अब इस बात को ध्यान से समझना, तीसरे वाले को। हालांकि इस तीसरे वाले को हम कहां पर पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट को, इसको बोलते हैं पोआ, PAO, पॉइंट, POA, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, पोआ बोलते हैं इसको। इसको बेसिकली हम कहां पर पढ़ते हैं, जब रोटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इसको हम रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, ध्यान से समझना। सपोज करो ये एक लंबा सा पाउडर का डिब्बा है, होता है ना, लंबे से पाउडर होते, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं तभी हालांकि हम इसे को पढ़ते भी हैं, तो सेंटर ऑफ मास ये समझ लो कोई बीच में एक पॉइंट है जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाइए, और फोर्स लगाइए मतलब नेट फोर्स, इसका मास m है,
तो ये पूरा का पूरा मूव कर देगा या नहीं विद एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास? कर देगा। अच्छा, अब देखना ध्यान से इस बात को। ये जो पाउडर का डिब्बा था, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था। सेंटर ऑफ मास कहां पर था? यहां पर। और हमने फोर्स लगाई यहां पर, हमने फोर्स लगाई यहां पर। अब कैसा मूव करेगा? क्या ये ऐसे ही मूव करेगा? अब अगली सूरत क्या हो जाएगी इसकी? अगला क्या हो जाएगा? उसका अगला क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इसके, इनका जो एक्सेलरेशन है ऊपर वाले अपर पॉइंट ए अपर, इनका एक्सेलरेशन ज्यादा है। और जो इसके लोअर वाले पॉइंट्स हैं, लोअर वाले पॉइंट्स हैं, उनका एक्सेलरेशन ए लोअर पॉइंट, उनका एक्सेलरेशन कम है। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी हम वहीं पढ़ने वाले हैं। जब तक आपसे कहा ना जाए कि फोर्स एक्चुअली में लगी कहां पर है, आपको क्या एज्यूम करना है कि फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगी है। फोर्स कहां पर लगी है? सेंटर ऑफ मास पे लगी है। जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए एनएलएम के अंदर, आप क्या एज्यूम करोगे? कहां पर लगी है फोर्स? सेंटर ऑफ। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आएगा रोटेशन से पहले, हम पढ़ेंगे उसको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नोट करो बेटा, पहली फोर्स पढ़ रहे हैं एनएलएम के लिए। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स नहीं है, ये वो टाइप्स ऑफ फोर्स है जो न्यूमेरिकल के अंदर आने वाली है। ठीक है, कौन सी फोर्स है पहली? नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स क्या होती है? ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है? जैसे ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, क्या चीज है? ग्राउंड। यहां पर एक बॉल है, ये रखी हुई है। ये जो नॉर्मल फोर्स है, इसी को बेसिकली कांटेक्ट फोर्स भी बोल देते हैं। और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, ये जो बॉल रखी हुई है, क्या इसका ग्राउंड से कांटेक्ट है? ग्राउंड से कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट पर कांटेक्ट है। कांटेक्ट फोर्स के लिए एक बात जरूरी है, कांटेक्ट फोर्स कब होती है, कब पैदा होती है, कब एग्जिस्ट करती है? कांटेक्ट फोर्स जब एग्जिस्ट करेगी जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और प्रेस कर रहे हो। प्रेस अगर नहीं करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी, ये बात याद रखना। कांटेक्ट में है लेकिन प्रेस नहीं कर रहे तो कांटेक्ट फोर्स होगी नहीं। जब तक प्रेस नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, एक दूसरे को दबाएंगे नहीं, तब तक कोई कांटेक्ट फोर्स पैदा ही नहीं होगी। तो क्या ये यहां पर दबा रही होगी बॉल ग्राउंड को? हाँ, दबा रही होगी 100%। क्यों दबा रही होगी? क्योंकि इसका जो मास है वो नीचे जाना चाहता है। किस फोर्स से? mg से। कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, अर्थ का सेंटर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ का सेंटर। बात समझ में आ रही है? तो इस फोर्स की वजह से यहां जो कांटेक्ट है ये प्रेस हो रहा है, ग्राउंड का दब रहा है। ये जब दबेगा तो ये 100% ऊपर की तरफ इस बॉल में ऊपर की तरफ, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट है,
इस पर परपेंडिकुलर ऊपर, यहां नहीं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा सरफेस पर, नॉर्मल। बात समझ में? एक फोर्स लगेगी, इत्तेफाक से वो इसके बराबर होगी यहां पर, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? अरे बोलो, क्लियर हो रही है? ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा जब बेसिकली क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में टच हो रही हैं और प्रेस कर रही हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे टीचर्स इस एग्जाम्पल को बताते थे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए ग्राउंड, ठीक है, क्या लगा दी? एक लैडर लगा दी मैंने। क्या लगा दी? लैडर। क्या चीज है ये? लैडर, सीढ़ी। एक सीढ़ी खड़ी कर दी मैंने। कहां कहां कांटेक्ट हो रहा है? एक तो इस जगह कांटेक्ट हो रहा है और एक इस जगह कांटेक्ट हो रहा है। हो रहा है? बोलो। कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? वॉल की। वॉल की कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? कांटेक्ट सरफेस ये है, तो इसके ऊपर कहां लगेगी? यहां लगेगी। यहां पे कांटेक्ट सरफेस कौन सी है? ग्राउंड की। ये N1 होगी, ये N2 होगी। बात समझ में आई? तो N1 और N2 ऐसी बनेगी, दोनों परपेंडिकुलर बनेगी। N2 वॉल पर परपेंडिकुलर और N1 ग्राउंड पर परपेंडिकुलर। अब देखना सिचुएशन, अगर कोई बड़ी सीढ़ी लेकर आए और थोड़ी सी ऐसे निकाल के खड़ी कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे खड़ी कर दे, ठीक है। अब सरफेस कहां पर है? वॉल की सरफेस बताओ। वॉल की सरफेस कौन सी है? ये वाली छोटी सी सरफेस है ना। अरे पॉइंट है तो भी कुछ एरिया तो होगा उसका, तो उस पर नॉर्मल कैसे लगेगी? उस पर ऐसी लगेगी। नाउ दिस इज N2 एंड दिस इज N1। समझ में आ रहा है बच्चों? है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? इसके ऊपर लिख लो थोड़ा सा, मैं बहुत कम लिखवाता हूं तो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा थोड़ा सा। When a body presses against the surface comma the surface deforms, the surface deforms, थोड़ी सी बदलाव, जब प्रेस होगा तो थोड़ा सा बदलाव आएगा। भाई निशान पड़ जाता है या नहीं पड़ जाता? हर चीज में जो जहां से लगती है निशान पड़ जाता है। जूते हम बार बार लेके चलते हैं तो जूते के ऊपर निशान पड़ता है जहां फोर्स ज्यादा लग रही होती है। किसी की एड़ी लेफ्ट से ज्यादा घिसती है, किसी की राइट से ज्यादा, ऐसा होता है या नहीं? द सरफेस डिफॉर्म्स एंड पुशेस बैक with a force perpendicular to the contact surface, अब ध्यान से मेरी बात अच्छे से समझना बेटा। कांटेक्ट सरफेस, जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं, वो क्या वो एक ही सरफेस बन जाएगी या नहीं? ये बताओ। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। मेरी दो उंगलियां हैं, ठीक है? बात समझ में? दो उंगलियां, एक उंगली कैसी है? ऐसी, ये टिप ऐसी है ना, और दूसरी उंगली कैसी है? टिप ऐसी। लेकिन जब मैं दोनों को मिलाता हूं, दोनों की सरफेस कैसी हो जाती है?
अरे ऐसी हो जाती, समझ में आ रही बात या नहीं, है ना? तो अब सरफेस तो एक ही हो गई, चाहे थोड़े से एरिया के लिए हुई, चाहे थोड़े से एरिया के लिए हुई, लेकिन हुई ना। तो बस यही जो सरफेस है ना, यही कॉन्टैक्ट सरफेस कहलाती है। यही सबके साथ होता है। जब सीढ़ी दीवार पे लगी ना, तो सीढ़ी का सरफेस थोड़ी सी बदली होगी दीवार के मुकाबले में। दीवार तो प्लेन ही रही, लेकिन सीढ़ी की सरफेस बदली, वही वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो वो सरफेस कैसी रही होगी यहाँ पर? ऐसी। तो इसके ऊपर नॉर्मल। क्या समझ में आई बात? ठीक है। और जब सीढ़ी किनारे पर लगी होगी तो ये किनारा हल्का सा टूटा होगा। किनारा हल्का सा क्या होगा? टूटा होगा, घिसा होगा। तो वो जो छोटा सा एरिया बना होगा वो कैसा होगा? वो सीढ़ी के डंडे जैसा होगा ना। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? समझ में? तो वो सरफेस, हम पूरी सरफेस की बात नहीं करते, वरना सरफेस तो इधर भी है और इधर भी है। जो सरफेस कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है, तो उस सरफेस पर जो नॉर्मल लगेगी वो कैसी होगी? वो सरफेस जो नॉर्मल लगाएगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी उस बेसिकली सरफेस पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक डिफरेंस परपेंडिकुलर और नॉर्मल में भी होता है, मैंने बताया था क्या पहले, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल? परपेंडिकुलर और एक चीज क्या होती है? नॉर्मल। परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होती है? लाइन होती है। समझ में बात आ रही है? और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल किसी सरफेस पर होता है। जैसे इस सरफेस पर कोई पोल खड़ा हुआ है, जैसे हमारे बाहर पोल खड़े रहते हैं बिजली के, तो ये बेसिकली इस सरफेस से एंगल कितना बना रहे हैं। अगर ये चारों तरफ 90 डिग्री बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। द पोल इज इंसर्टेड नॉर्मल टू द ग्राउंड। क्या बात समझ में आ गई? है ना? ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें बड़ी लंबा काम करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो जो भी नोट। हाँ, अभी तो लिखवाना भी है ना, पूरा लिखवा दिया मैंने। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखिए, फॉर नॉर्मल फोर्स, फॉर नॉर्मल फोर्स, नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट नीचे छोटा फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टच इज नेसेसरी, टच इज एसेंशियल, नेसेसरी या एसेंशियल। इफ देयर इज नो टच देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आई? देयर विल बी नो नॉर्मल फोर्स, देयर विल बी नो नॉर्मल फोर्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए दूसरी लाइन में, इट एक्ट्स इन सच अ मैनर, इट एक्ट्स इन सच अ मैनर that it tries to compress, it tries to compress, it tries to compress a body। क्या करता है वो? बॉडी को कंप्रेस करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज करिए एक बॉल है और वो ऐसे किसी दीवार के कोने में, किसी दीवार के कोने में पड़ी हुई है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्लैट, ये जो सरफेस है कैसी है? बिल्कुल फ्लैट है, और ये परफेक्टली राउंड है। कांटेक्ट दो जगह हो रहा है या नहीं? एक यहां पर हो रहा है और एक यहां पर हो रहा है। तो क्या यहां पर नॉर्मल फोर्स बनेगी? नॉर्मल फोर्स बनेगी यहां पर? नॉर्मल फोर्स बनेगी? 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 नहीं बनेगी, सिर्फ यहां बनेगी। N2 बनेगी, N1 कितनी होगी? 0। सिर्फ कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, अभी पॉइंट लिखवाया। क्या होना जरूरी है? प्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेस।
दबाव पढ़ना चाहिए। अगर दबाव नहीं है, जितना दबाव है उसके हिसाब से पड़ेगी। बेसिकली नॉर्मल फोर्स किस लॉ को रिप्रेजेंट करती है? किस लॉ को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल फोर्स? है, बताओ बेटा बताओ, किस लॉ को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल फोर्स? किस लॉ को करती है भाई शर्जील? किसको करती है? थर्ड लॉ को करती है। थर्ड लॉ को। भाई ये नॉर्मल फोर्स कितनी हो रही है? नॉर्मल फोर्स N2 किसके बराबर है? जितना mg है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक बॉल है, वो ऐसी एक ट्रेंच में फंस गई जो कि ऐसी थी, यहां पर भी टच हो रहा है और यहां पर भी टच हो रहा है। अब आप बताइए कि यहां पर कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी, यहां पर करेंगी। यहां की फोर्स इसके सेंटर की तरफ होगी, यहां की फोर्स भी सेंटर की तरफ होगी। N1 भी एग्जिस्ट करेगी और N2 भी एग्जिस्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? N1 N2 दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? चलो आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोट किया ये सब बेटा? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। एक ब्लॉक है 4 kg का, जो कि बेसिकली फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर रखा हुआ है। बट यू हैव टू फाइंड नॉर्मल फोर्स, बेसिक क्वेश्चन, और उसका डायरेक्शन। नॉर्मल फोर्स और उसका डायरेक्शन। तो FBD बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे? FBD। नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर? ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स हमेशा 2 होती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे? ब्लॉक का FBD बनाएंगे। FBD ऑफ ब्लॉक, है ना? अब खास बात समझना, बहुत जो बोलूंगा अगर नहीं पता हो तो लिखना जरूर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसकी एक फोर्स होगी नीचे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे mg, जो कि बेसिकली 40 न्यूटन के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ये वाली फोर्स कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही? हम क्या समझने लगते हैं इसको? हम क्या समझने लगते हैं इसको? ध्यान से समझना इस बात को, कि ये इस फोर्स से इस सरफेस को दबा रहा है। इस वक्त तो दबा भी रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बात याद रखना। दबाता है कांटेक्ट की वजह से, दबाता है कांटेक्ट की वजह से। अगर इसको यूं टांग दें तो क्या ये दबाएगा? दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा ना। हाँ, तो ये बात याद रखनी है। ये फोर्स से हमें कंफ्यूजन ये होने लगता है कि ये इस फोर्स से दबा रहा है, इत्तेफाक से यहां पर दबा रहा है।
इत्तेफाक से यहां पर दबा रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा ट्रू। अच्छा, एफबीडी में हम कौन सी फोर्सेस बनाते हैं, कौन सी फोर्सेस बनाते हैं एफबीडी में? जैसे मेरी एफबीडी बनानी हो, मेरी एफबीडी बनानी हो तो मुझ पर लगने वाली फोर्सेस बनाई जाएंगी, मुझ पर लगने वाली फोर्सेस। मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूं वो नहीं बनाई जाएंगी। नहीं आ रही बात समझ में? एफबीडी में कौन सी फोर्सेस शो करते हैं? लगने वाली फोर्सेस शो करते हैं, लगाने वाली फोर्सेस शो नहीं करते। समझ में आ गई बात? ये याद रहेगी हमेशा के लिए? अरे याद रहेगी या नहीं? एफबीडी में कौन सी फोर्सेस बनाते हैं? जो मेरे ऊपर लग रही हैं, जो मैं लगा रहा हूं वो नहीं बनाएंगे। तो इसके ऊपर कौन सी लग रही है? mg लग रही है या नहीं लग रही? अरे बोलो, mg लग रही है? कितनी लग रही है? 40 न्यूटन, 4 kg का था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है, और कौन सी लग रही है? और नॉर्मल फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? ग्राउंड। इसको N1 का नाम दे देते हैं हम, क्योंकि यहां पर N यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? बेसिकली नॉर्मल फोर्स है। किसके ऊपर है? ऑन द ब्लॉक है। किसने लगाई? बाय द ग्राउंड। बेटा पूरी बात लिख लेना पहले वाले में जरूर। किसके ऊपर है ये फोर्स? ब्लॉक के ऊपर। कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। क्या नाम है इसका? नॉर्मल फोर्स। क्लियर? नॉर्मल फोर्स क्यों आई है भाई? कांटेक्ट होने की वजह से आई है। गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगी ये, जो फ्री फॉल कर रहा होगा उसके ऊपर नहीं होगी ये। ठीक है, फर्ज करो, फर्ज करते हैं, अल्लाह न करे ऐसा हो। फर्ज करो कि एक आदमी यहां पर खड़ा है, ऐसे लटका हुआ। ठीक है, अरे बोलो। तो इसके ग्राउंड पर इसके जूते टिके हुए हैं, इसकी वजह से इस आदमी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ऊपर, या नहीं? अरे बोलो। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से ये बेसिकली कोई काट दे, टूट जाए, तो क्या ये नीचे गिरेंगे? ये बॉक्स भी और ये आदमी भी? क्या कांटेक्ट बना रहेगा? हाँ, कांटेक्ट तो बना रहेगा, प्रेस खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? तो इसके ऊपर से कौन सी फोर्स खत्म हो जाएगी? नॉर्मल, जो इसको ऊपर लेके जा रही थी, उसी ने तो रोक रखा था। तो जो चोट लगेगी वो कौन सी फोर्स खत्म होने की वजह से लगेगी? नॉर्मल खत्म होने की वजह से लगेगी। गिरेगा किस चीज से? ये mg से गिरेगा। किस चीज से? mg से। लेकिन mg तो पहले भी थी, तो पहले इसको किसने बचा रखा था? नॉर्मल फोर्स ने बचा रखा था। अभी नॉर्मल खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि प्रेस खत्म हो गया, प्रेस खत्म हो गया। इसका उसको प्रेस करना खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? थोड़ी देर के बाद हमको पता लगेगा कि ये जो टेंशन है ना, ये जीरो हो गया, इसलिए प्रेस खत्म हो गया। जब ये टूटेगी तो टेंशन खत्म होगा, टेंशन खत्म होने के बाद प्रेस खत्म हो जाएगा, प्रेस खत्म होने के बाद नॉर्मल खत्म हो जाएगा, नॉर्मल खत्म होने की वजह से चोट लगेगी नीचे जाके। फिजिक्स समझ में आ रही है? नॉर्मल सी बात है, ये टूट गया, नीचे गिर गया आदमी, लेकिन इसके ऊपर फिजिक्स के कितने पॉइंट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है या नहीं? है ना? इससे आसान नहीं हो सकता बेटा, ये बात याद रखना तुम। हाँ, ये सबसे ज़्यादा आसान है, बस ये, इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकती। यहां पर n1 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट, ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 0। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 0। ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो ऊपर की फोर्सेस और नीचे की फोर्सेस बराबर। तो ऊपर की फोर्स n1 और नीचे की फोर्स कितनी है? क्या बात समझ में आई? देखो बात तो छोटी सी थी, आधे मिनट में इसका आंसर हो जाता, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको पूरी बात पता लग जाए।
2 kg 5 kg। ध्यान से देखना, कॉन्टैक्ट सरफेस 1, कॉन्टैक्ट सरफेस 2। दो कॉन्टैक्ट सरफेस मिल गई, अरे मिल गई या नहीं? तो नॉर्मल कितने आएंगे? 2 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एफबीडी, फाइंड कॉन्टैक्ट, फाइंड नॉर्मल फोर्सेस एट 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक ये रहा, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है या नहीं? अरे बोलो, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगेगा। इसको रोक किसने रखा है? 5 kg ने रोक रखा है। रोकेगा कैसे? नॉर्मल फोर्स लगा के रोकेगा। N1, N1 का नाम लिख दूं? N1 का नाम बोलो, क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल फोर्स। एक्चुअली में खाली नॉर्मल भी लिख देते हैं, नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल भी लिख देते हैं। नॉर्मल का मतलब फोर्स ही समझना चाहिए। आमतौर से जो फोर्स वेक्टर होता है नॉर्मल वाला, उसको खाली नॉर्मल भी लिख देते हैं। तो नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बाई, नीचे कौन सा वाला है? 5 kg ब्लॉक। समझ में बात आई? है बेटा, ये एफबीडी किसका बन रहा है? 2 kg का, ठीक है, ठीक है ना? कहीं ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, तो ऊपर की फोर्सेस, नीचे की फोर्सेस, आंसर। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली यहां पर, इस सरफेस पर भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, वो निकालना है मुझे। एफबीडी किसका बनाऊंगा? एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक, ये बनाऊंगा। यहां बना देता हूं, ध्यान से देखना। 5 kg में नीचे कितना? 5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 50 न्यूटन होगा या नहीं? है ना? अच्छा, एक बात बहुत खास बताना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने आपसे क्या बोला था? जब भी नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल कांटेक्ट की वजह से लग रही है, और कांटेक्ट फोर्सेस 2 होती हैं। कांटेक्ट फोर्सेस 2 होती हैं। तो ये फोर्सेस, ये फोर्स किस वजह से थी? रिएक्शन थी। ये फोर्स किसकी थी? रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना, ये 5 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg वाला ब्लॉक, 2 kg वाला दबा रहा है, तो 5 kg वाला ऊपर लगा रहा है फोर्स। समझ में आ रही बात? वो वाली फोर्स ये है, तो दबाने वाली फोर्स इसके बराबर होगी या नहीं? वो किधर होगी? नीचे। किसके ऊपर होगी? 5 kg पर। नहीं आई बात समझ? अरे समझ में आई या नहीं? तो वो भी नीचे होगी। कौन सी फोर्स? N1 के बराबर होगी। नहीं आई भाई? ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है ऊपर वाला 2 kg वाला, ये रखा हुआ है 5 kg वाले ब्लॉक पर। तो ये क्या कर रहा है? 5 kg वाले को दबा रहा है,
इस N1 से नॉर्मल फोर्स है ये, तो इसलिए ये जो 5 kg वाला है ये इसको ऊपर दबा रहा है, वो ये रही N1। तो ये वाली N1 क्या चीज है? बेसिकली रिएक्शन है, और ये N1 क्या चीज है? एक्शन है। ये बेसिकली दोनों कौन सी है? नॉर्मल है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब इसके ऊपर ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, वो कौन सी फोर्स है? वो N2 है। ये कौन सी है? नॉर्मल फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक बाय द ग्राउंड। समझ में आई बात? क्या ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक? नहीं। नीचे जा रहा है? नहीं। तो ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस बराबर। N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 50 न्यूटन इज इक्वल टू 20 प्लस 50 70 न्यूटन। आंसर नोट करिए बेटा, शाबाश। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। कहां रखा हुआ है? सरफेस पर। हाँ भाई, नॉर्मल फोर्सेस कितनी होंगी इसके अंदर? बताइए आप, कितनी फोर्सेस नॉर्मल होंगी इसके अंदर? बोलो बेटा। जितनी कांटेक्ट सरफेसेस हैं उतनी ही नॉर्मल फोर्सेस होंगी। एक कांटेक्ट सरफेस यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां वाली को हमने N1 बोल दिया तो 2 kg के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहां वाली को N2 बोल दिया, 6 kg के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहां वाली को N3 बोल दिया, 10 kg के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या है? फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस। सारी नॉर्मल फोर्सेस निकालनी है। समझ में बात आई? सारी क्या निकालनी है? नॉर्मल फोर्सेस। एफबीडी बनाते हैं किसका? टू kg ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक पॉइंट में सुकेड़ के रख दिया हमने। भाई बोलो, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, कोई परेशानी? कोई परेशानी? नीचे की तरफ 20 न्यूटन हर किसी पे लगेगा, mg। ऊपर की तरफ N1 किसके ऊपर है? ये ऑन 2 kg। कौन लगा रहा है? अब छोटा छोटा तोड़ के लिख रहे हैं, समझ में बात आ रहा है? भाई ये ब्लॉक क्या ऊपर की तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है? ये क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है? नीचे भी नहीं जा रहा। तो ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस बराबर। इसका मतलब N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। पहला आंसर आ गया। अरे बोलो, FBD ऑफ 6 kg ब्लॉक किसका बनाया? 6 kg ब्लॉक का FBD बना लेते हैं। 6 kg का बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। 6 kg पर नीचे की तरफ 60 न्यूटन। किसी को कोई परेशानी? क्या चीज है ये? mg। क्या चीज है? mg। ऊपर से कौन दबा रहा है इसको? 2 kg। कितनी फोर्स से दबाएगा? N1 से दबाएगा। तो नीचे की तरफ
N1 ऊपर की तरफ, N2 ये बेसिकली क्या चीज है? N2 जरा जल्दी से बताओ। ऑन 6 kg बाई 10 kg। N1 क्या चीज है यहां पर? ऑन 6 kg बाई 2 kg। हर चीज समझ में आनी चाहिए भाई कि हमने कौन सी चीज क्या लिखी है, कहां से लिखी है। हवा में कुछ नहीं होता, ठीक है? बात समझ में आ रही है? जरा सा ध्यान से लिखेंगे। सारी फोर्सेस मिलकर बैलेंस मामला क्रिएट कर रही हैं। N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 60 न्यूटन्स। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तुम्हारे? या नहीं? क्या मैंने कैसे लिख दिया ये? क्यों लिखा ये? बैलेंस का क्या मतलब है भाई? ये ब्लॉक जो है 6 kg का, क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है? रुका हुआ है ना, ये तो ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? 0। नीचे एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0 एक्सेलरेशन का मतलब फोर्सेस कैसी हैं? बैलेंस। ऊपर वाली फोर्सेस बराबर है किसके? नीचे वाली फोर्सेस के। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जाने लगता कहीं ना कहीं। बोलो। तो इसलिए मैं बार बार बराबर लिख देता हूं इसको। N2 किसके बराबर? 20 न्यूटन प्लस 60 न्यूटन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। बेटा समझ में आई बात या नहीं? ये देखो बहुत आसान से शुरू किया था, ये अभी मुश्किल होते 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 भयानक हो जाएगा। ये बिल्कुल, ये अभी भयानक बनेगा थोड़ा सा। ये बात याद है, आज बहुत ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन आज भी बहुत सारा बन जाएगा भयानक। अब FBD किसका बना है? 10 kg का। FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखना। 10 kg में नीचे की तरफ 10 इंटू 10 न्यूटन mg लगा दिया। भाई लगेगा या नहीं? लगेगा। अरे लगेगा। अच्छा बेटा 10 kg को 6 kg दबा रहा है या नहीं? कितने से दबा रहा है? 6 kg दबा रहा है या नहीं? कितने से दबा रहा है? N2 से दबा रहा है। N2 से दबा रहा है। ये N2 कौन लगा रहा था? 10 kg तो लगा रहा था, तो यानी ये दबाएगा तभी तो वो लगाएगा। तो वो N2 का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? यहां पर डाउनवर्ड। 10 kg के लिए डाउनवर्ड। 10 kg पर लगने वाला फोर्स। FBD में क्या बनाते हैं हम? लगने वाला या लगाने वाला? लगने वाला फोर्स बनाते हैं। कौन सा फोर्स बनाते हैं? लगने वाला फोर्स बनाते हैं। तो 10 kg पर लगने वाले सारे फोर्सेस बनाएंगे। एक तो ग्रेविटी लगा रहा है नीचे की तरफ, एक N2 लगा रहा है नीचे की तरफ, एक N2 लगा रहा है नीचे की तरफ, और एक ग्राउंड लगा रहा है ऊपर की तरफ। लगा रहा है या नहीं? वो ग्राउंड का फोर्स बनाया ये। इसको क्या बोला? N3। बोला N3 निकाल सकते हो या नहीं? अरे बहुत आराम से। N3 इज इक्वल टू N2 प्लस 100 न्यूटन्स एंड N2 इज 80 न्यूटन प्लस 100 दैट इज 180 न्यूटन। आ गया? नोट करो। फाइंड नॉर्मल forces on the block, on the ball ठीक है? बॉल क्या है? सॉलिड बॉल है ये,
इसका मास कितना है बेटा? 20 kg है। कितना है? 20 kg। और ये ऐसे एक जगह फंसी है, जैसे एक किताब खोल लो, जैसे किताब कॉपी है ना, ये ऐसे कॉपी खोल रखी है हमने निकाल के, इसके बीच में एक बॉल डाल दी है यहां पर। समझ में आ रही बात? कहां पर लगेंगी नॉर्मल फोर्सेस? यहां पर लगेंगी और यहां पर लगेंगी, इन दोनों जगह लगेंगी। यहां की फोर्स क्या सेंटर की तरफ होगी या नहीं? यहां की फोर्स भी सेंटर की तरफ होगी या नहीं? बोलो। इसको बोलो N2 और इसको बोलो, इसको राइट हैंड साइड वाली को N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों की क्या करें? तरकीब क्या है? तरकीब है FBD बना लो। ड्रॉ FBD ऑफ बॉल। क्या बना लो? FBD बना लो। किस चीज का? बॉल का। तो बॉल का FBD कैसे बनाते हैं भाई? सेंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटर। बॉल का सेंटर ऑफ मास बना दिया। डाउनवर्ड की फोर्स बोलो बेटा। 200 न्यूटन लगेगी डाउनवर्ड। बेटा बताओ, आप बताओ, ये 200 न्यूटन क्या लगाया मैंने? हाँ, क्या चीज है ये 200 न्यूटन? क्या चीज है? कौन सी? किस वजह से? कौन लगा रहा है इसको? कौन लगा रहा है इसके ऊपर 200 न्यूटन? नहीं आ रही बात समझ में? डाउनवर्ड हमेशा mg लगेगी, ये बात याद रखना। नहीं आ रही बात समझ में? कब नहीं लगेगी? कब नहीं लगेगी? जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तब नहीं लगेगी, या जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होगा तब नहीं लगेगी, तब जीरो हो जाएगी। अरे बोलो, समझ में आ रही है ना? अब ये N2, ये एंगल 30 होगा या नहीं? अरे बोलो बोलो बेटा बोलो, 30 होगा या नहीं? देखो ये 30, अरे बोलो ये 30, तो ये 60, तो ये 30। नहीं आ रही बात समझ में? ये एंगल 30 होगा बेटा। समझ में आ गया आपके? आ गया? समझ में आ गया बेटा? ठीक। कौन सी फोर्स है ये? N2। एंगल बोलो 30। ये कौन सी फोर्स है? N1। एंगल बोलो 30। देखो N1 ये सेंटर पे लग रही है, ऐसे लगा दिया। हम बेसिकली पॉइंट की तरफ एरो करके नहीं लगाते, हम यूं नहीं बनाते हैं। ये N1 हम ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं बनाते हैं। हम बेसिकली टेल लगाते हैं। पॉइंट पे क्या लगाते हैं? टेल। एरो नहीं लगाते हैं। अगर एरो लगाएंगे हम तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे एरो इकट्ठे हो जाएंगे यहां पर। समझ में बात आ रही है? अब एक बात बताना बेटा, क्या ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है? क्या ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है? बताइए। क्या ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है? तो इसके ऊपर ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। अच्छा, इस N1 की वजह से इसका दो कंपोनेंट होंगे या नहीं? ये जो कंपोनेंट है इसको क्या बोलूंगा? N1 sin 30। बेटा बोलूंगा या नहीं? और ये कंपोनेंट कौन सा होगा? N1 cos 30। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? N2 cos 30। और N2 की वजह से एक कंपोनेंट इसी के बराबर यहां पर और आएगा, N2 sin 30 आएगा। क्या ये बॉल
इस तरफ जा रही है? अरे बोलो, क्या इस तरफ जा रही है? क्या ये बॉल इस तरफ जा रही है? तो ये दोनों फोर्सेस भी बराबर होंगी? होंगी, होंगी बेटा। तो N1 cos 30 इज इक्वल टू N2 cos 30। अरे कट गया, तो N1 किसके बराबर आ गया? N2 के बराबर। N1 किसके बराबर आ गया? N2 के बराबर। तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, ऊपर कितनी फोर्सेस है जरा जल्दी से बताओ। N1 cos 30, सॉरी sin 30 प्लस N1 sin 30। ऊपर की तरफ तो 2 है ना, और नीचे की तरफ कितनी है? 200 न्यूटन। नीचे की तरफ सिर्फ एक ही है। sin 30 बोलो 1/2। अच्छा, N1 को हम N पुट कर दें, N इंटू 1/2 प्लस N इंटू 1/2 इज इक्वल टू 200। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 200 न्यूटन आ गई। तो N1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। N2 भी 200 न्यूटन। हाँ भाई, एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, वेज है, 30 डिग्री का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत सी जगह ये प्रॉब्लम है मौजूद। ये जितना भी मैंने करवाया बहुत सारी किताबों के अंदर मिलेगा आप लोग। बहुत सारे टीचर इसको करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, समझाने के लिए। एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। क्या निकालना है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द 10 kg ब्लॉक। अरे नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से होती है? कांटेक्ट सरफेस की वजह से होती है। तो कांटेक्ट हो रहा है क्या यहां पर? हाँ हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। कौन कर रहा है कांटेक्ट? किससे हो रहा है? ये जो प्लेटफॉर्म है ना इंक्लाइंड, ये कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स किधर होगी? इधर की तरफ होगी, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। यही तो बताया था। नॉर्मल फोर्स कैसी होती है? सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, बताया था। ऐसी होगी। ठीक है, mg किधर होगा? mg किधर होगा बेटा? याद रखना, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा? mg cos 30, जो एंगल यहां पर है वो mg, और इधर क्या होगा? mg sin 30 होगा। ध्यान से देखो, एफबीडी, हालांकि ये एफबीडी बन चुका है, यहां पर एफबीडी बन चुका है। यहां नीचे की तरफ क्या है? mg है। नॉर्मल। हाँ भाई, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल की वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे यहां पर? अब बताओ बेटा, दिमाग लाओ बेटा। तुम आराम से बैठ जाओ ना, ये बैग आराम से पीछे रख दो वहां पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे नॉर्मल? कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। क्या ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है? जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या इधर की तरफ जा रहा है ब्लॉक?
क्या इधर की तरफ जा रहा है ब्लॉक? तो नॉर्मल के अलोंग भी नहीं जा रहा, नॉर्मल के अपोजिट भी नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्ट नॉर्मल को mg cos 30 लिख दूं, किसी को कोई परेशानी है? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात? mg sin 30 से कोई मतलब नहीं, mg से भी कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? mg cos 30 से मतलब है। अरे cos 30 कैसे लिख दिया, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये 30 तो ये 60 तो ये 30, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो नॉर्मल कितना हो गया? मास इज 10, g इज 10 एंड cos 30 इज √3/2। बोलो यही होता है? अरे यही होता है क्या, है ना? कितना हो गया? 50 √3 न्यूटन्स। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, एक बॉल है, ठीक है? ठीक है? है ना, ये दोनों एक ही लेंथ है। क्या निकालना है? अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है? हाँ, पहले फिगर समझ लो। तुमको ये तो नहीं लग रहा कि बॉल अंदर चली जाती, इसके इस नाली के अंदर चली जाती बॉल? नहीं जाती। इसका डायमीटर कितना है? 10 मीटर है। और ये खुला हुआ कितना है? तो चला जाएगा अंदर? नहीं जाएगा, रुकेगा, रुकेगा। नॉर्मल फोर्सेस कहां कहां लगेंगी? जहां कांटेक्ट है। कहां कांटेक्ट है? एक यहां पर कांटेक्ट है और एक यहां पर कांटेक्ट है। यहां की सरफेस पर नॉर्मल लगेगा बॉल के ऊपर सेंटर की तरफ। यहां की सरफेस पर नॉर्मल लगेगा बॉल के ऊपर सेंटर की तरफ। इसको N1 बोला, इसको N2 बोला। दोनों एक ही लेवल पे इत्तेफाक से बराबर होंगे। नहीं आ रही बात समझ? एक ही लेवल पर हैं, दोनों बराबर होंगे। अभी सीखा है तुमने। निकालना है हमको। क्या करें? एफबीडी बना लें। क्या बना लें? कमाल की बात बताऊं मैं तुम्हें, एक सिलेबस से एफबीडी काट रखा है। नहीं समझे? सिलेबस से क्या काट रखा है? एफबीडी। एफबीडी के बिना हो जाएगा ये सब कुछ? कैसे समझेगा बच्चा? बाबले में बैठे हुए। किसी टीचर ने एफबीडी पढ़ाना बंद नहीं किया। किसी टीचर ने सिलेबस से काट दिया तो भी। क्यों बंद करें भाई? साइंस थोड़ी मान जाएगी तुम्हारी बात। ठीक है? एफबीडी किसका बना है? 10 kg ब्लॉक का बना है। किसका बना है? 10 kg ब्लॉक का। क्या चीज है बेटा ये? mg है। ठीक है?
जरा सा मुझे ये एंगल निकालने में परेशानी है, ध्यान से देखना। क्या ये 8, तो क्या ये 4, क्या ये 5, तो क्या ये 3? अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या समझाया था बेटा, याद रखना क्या समझाया था? तो ये 37 डिग्री आएगा। देखा समझाने का नतीजा क्या होता है? 37 डिग्री आएगा, बताया था या नहीं? 3 4 5। अगर ट्रायंगल कैसा है? 4 3 5, तो 3 के सामने वाला जो एंगल है, 3 के सामने वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 37, और 4 के सामने वाला एंगल 53। बताया था, है ना? और साइन कॉस टेन तो निकाल ही सकते हो 3 4 5 में। अरे बोलो, तो क्या N2 में ऐसा बना दूं, ये 37 डिग्री लिखकर? बोलो, तो क्या N1 में ऐसा बना दूं, यहां पर 37 डिग्री लिखकर? क्या ये N2 cos 37 होगी? क्या ये N1 cos 37 डिग्री होगी? क्या यहां पर N1 sin 37 और N2 sin 37 दोनों एक ही लाइन में होंगी? बात समझ में आ रही है ना? तो ये बॉल इधर की तरफ जा रही है ना इधर की तरफ जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि N1 cos 37 डिग्रीज इज इक्वल टू N2 cos 37 डिग्रीज। काट दूं तो मुझको क्या मिला? मैंने क्या मान लिया इसको? n मान लिया। ऊपर की तरफ क्या क्या है? N1 sin 37, N2 sin 37, और नीचे क्या है? 100। तो बॉल क्या ऊपर की तरफ जा रही है? ऊपर कोई एक्सेलरेशन है क्या? नीचे कोई एक्सेलरेशन है? तो ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस बराबर, बैलेंस फोर्सेस। जब बैलेंस फोर्सेस हैं तो क्या होगा? इक्वल होंगी। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? N1 sin 37 प्लस N2 sin 37 इज इक्वल टू किसके बराबर? 100 न्यूटन के बराबर। क्या ये N1 N2 बराबर N के? तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2N sin 37 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 न्यूटन। लिख लूं? क्या ये 2 कैंसिल 50 बना देगा इसको? 37 साइन 37 किसके बराबर होता है? ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/5। अरे बोलो, तो 3/5 n इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इस n को, इस न्यूटन को मैं ऐसे लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है ना? वरना बहुत परेशान कर सकता है। किसी बच्चे ने n से n काट दिया ना तो बिल्कुल ही भूकंप आ जाएगा, ये बात याद रखना। तो n किसके बराबर हो गया? 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। अरे बोलो, हम्म 5 पंजे 250, 250/3, 250/3 न्यूटन। बोलो, समझ में आ गया?